सुनो, आज हम लोग पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर डाइल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ के बारे में। मतलब हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, हम उसमें वाटर डाल के उसको डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट करने के बाद कंडक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और कैसे फ़र्क पड़ेगा इसी बात को आज समझने वाले हैं। साथ साथ लिखते जाइए आप, ये सब बात चूँकि अब बहुत सारा बात अब आप समझते हैं, इसमें लिख लीजिए। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है यह पार्शियल आयोनाइज होता है और इसका अल्फ़ा जो होता है वह एक से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि किसी बर्तन में आप थोड़ा सा वाटर ले लीजिए और उसमें कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH डाल दीजिए। देखो CH3COOH ये टूटता है केटायन और एनायन में, CH3COO- और H+ में। NaCl भी टूटता है Na+ और Cl- में, लेकिन दोनों में अंतर है। ये पूर्ण रूप से टूट जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। जबकि CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तुम 100 मॉलिक्यूल डालोगे तो एगो दूगो टूटेगा या वो नहीं टूटता है। यानी इसका जो डिसोसिएशन होता है बहुत कम होता है। और आप ही बताइए, जब डिसोसिएशन बहुत कम होगा तो उसमें आयन की संख्या बहुत ही कम होगी। आयन की संख्या यदि बहुत कम होगी तो वैसी स्थिति में आपको ऐसा नहीं लगता है कि उसका कंडक्टेंस बहुत ही कम होगा। बात समझ में आई? तो ये तो शुरू का बात हो गया। मेन बात हमको समझना है कि अब हम जब इसको डाइल्यूट करेंगे तब इसके कंडक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम क्या फ़र्क पड़ेगा इस बात को समझने के लिए पहले इनिशियल जो कंडीशन है उसको समझना ज़रूरी है, जो इनिशियल सिचुएशन है उसको समझना ज़रूरी है। हम पहले समझ चुके हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम डिसोसिएट होगा, आयन की संख्या बेहद कम होगी, और आयन की संख्या बेहद कम होगी तो उसका कंडक्टेंस भी बेहद कम होगा। अब हम काम करते हैं वो जो इस पर इफेक्ट जिस चीज़ का पड़ेगा। अब क्या कीजिए, आप इसमें थोड़ा सा वाटर डालना शुरू कीजिए। आप थोड़ा थोड़ा वाटर डालते हुए इसको लगातार डाइल्यूट करते रहिए। अब यदि हम इसको लगातार डाइल्यूट करते रहेंगे तो आपको कल बताया गया था ना कि जैसे जैसे तुम इसको डाइल्यूट करोगे इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। मतलब ये कि पहले तुम 100 मॉलिक्यूल डाले थे, अब भी 100 मॉलिक्यूल ही है। हम CH3COOH के अमाउंट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हम परिवर्तन कर रहे हैं सिर्फ इसके कंसंट्रेशन में, वो भी पानी मिलाकर डाइल्यूट करके। पहले 100 था, अब भी 100 है। पहले टूटता था 100 में एगो दूगो, जैसे ही तुम इसमें वाटर मिलाने लगोगे तो इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता है। मतलब जो पहले 1-2 टूट रहा था अब हो सकता है वह 2-4 टूटने लगे। थोड़ा और वाटर मिला दीजिए, 5-10 टूटने लगे। थोड़ा और वाटर मिला दीजिए, कुछ और बढ़ जाएगा। और यदि आप इस सॉल्यूशन को इनफाइनाइट तक डाइल्यूट कर दो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% डिसोसिएट कर जाता है। लेकिन ये काम प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है, चूँकि जब हम इनफाइनाइट वर्ड बोल देते हैं वहीं पर सारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन हम ये बताएं कि यदि कर सको इसको इनफाइनाइट तक डाइल्यूट और कंसंट्रेशन को 0 यदि कर सको तो यह भी पूर्ण रूप से टूट जाएगा। अब आप एक बात बताइए, हमने ये कहा कि जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा। अरे हम इनफाइनाइट तक जाएं या ना जाएं, हम कुछ देर के लिए ही यदि इसको डाइल्यूट करें तो जितना देर तक हम इसको डाइल्यूट करते रहेंगे उतना देर तक तो इसका आयोनाइजेशन बढ़ता रहेगा, 2, 4, 10, 20, 30, 50। और उस स्थिति में इसके अंदर तेजी से आयन की संख्या में इंक्रीजमेंट हो रहा होगा। पहले 4 आयन था, हो सकता है कुछ देर के बाद 60 आयन हो जाए। तो सॉल्यूशन में यदि आयन का संख्या बढ़ेगा, आयन का टोटल नंबर बढ़ेगा तो उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि आयन के संख्या के बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है, घटने से घटता है। दूसरी बात, जब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट करेंगे तो इसके फैलने का जगह भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ पर
इसका जो वेलोसिटी है किसका, आयन का, वो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी के बढ़ने से भी कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अब आप याद कीजिए NaCl का केस और इसका केस थोड़ा कंपैरिजन कीजिए। वहाँ पर जब आप वाटर मिला रहे थे तो NaCl में Na+ और Cl- की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आयन बढ़ रहा है। वहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी के बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ा था, यहाँ वेलोसिटी के बढ़ने से भी कंडक्टेंस बढ़ेगा, और यहाँ आयन के बढ़ने से भी कंडक्टेंस बढ़ेगा। मेनली डिपेंड करता है कंडक्टेंस आयन के नंबर पर, टोटल नंबर ऑफ आयन्स पर। वहाँ पर कंडक्टेंस स्लोली बढ़ा था और यहाँ पर कंडक्टेंस रैपिडली बढ़ेगा। वहाँ पर बहुत धीरे धीरे न चढ़ा था, यहाँ पर बहुत तेज़ी से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टेंस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि डाइल्यूट करने पर इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और आयन की वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? फिगर को ड्रॉ कीजिए। फिगर को इसलिए ड्रॉ कीजिए ताकि आप एक एग्जाम्पल समझ सकें वीक इलेक्ट्रोलाइट का। हाँ, अब आपके दिमाग में यदि ये होगा कि सर हम ये कैसे समझेंगे कि कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है और कौन स्ट्रॉन्ग, तो ये बात तो पहले भी हुआ है, और एक बार हम हिंट भी कर देते हैं। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब वीक होता है, और जितना भी इनऑर्गेनिक साल्ट है, इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक बेस है, यह सब स्ट्रांग होता है। तुम कहाँ लापता रहती है? 10-10 दिन में एक एक दिन आएगी, कैसे समझ में आएगा? ऑनलाइन कर रहे थे? अब तो धीरे धीरे ये क्वेश्चन तो पूछना हमको बंद करना पड़ेगा। कहाँ गायब थे? गायब नहीं थे, पढ़ रहे थे ऑनलाइन। चलिए ठीक है। लिखाना शुरू करें क्या? लिखिए, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ weak electrolyte, when a solution of weak electrolyte diluted then when a solution of weak electrolyte diluted, then degree of ionization, then degree of ionization, then degree of ionization increases, then degree of ionization increases, hence total number of ions, hence total number of ions increases। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ आयन ऑल्सो इंक्रीजेस, velocity of ion also increases due to increase in volume। आप डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम के बढ़ने से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा। आप 11th में है ना पीछे, अभी घर नहीं गए क्या? 9 बजे से आपका क्लास है, 9 से 10, अभी बैठना है। ठीक है, कोई बात नहीं। देन डिग्री ऑफ, क्या बोल रहे थे? देन वेलोसिटी ऑफ आयन increases due to increase in volume, hence we can say that, hence we can say that
कंडक्टेंस ऑफ weak electrolytic solution increases rapidly hence we can say that conductance of weak electrolytic solution increases rapidly on dilution देखो इधर हम यहाँ भी एक ग्राफ खींचेंगे और यह ग्राफ भी होगा कंसंट्रेशन और कंडक्टेंस के बीच का। ठीक है, थोड़ा गौर कीजिएगा आप। हम अभी इस बर्तन में लिए हैं CH3COOH जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, और हम इसमें पानी मिला के इसको करेंगे डाइल्यूट। सुनो, मान लीजिए कि शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 0.5 है, मतलब हम थोड़ा सा पानी लिए होंगे। मान लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 0.5 मोल CH3COOH है, तभी ना इसका मोलरिटी 0.5 m होगा। अब इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में हम सिर्फ वाटर डालेंगे तो ये डाइल्यूट होने लगेगा। धीरे धीरे हम वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। खैर बढ़ाते जाएंगे वो तो खैर बाद की बात है। पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर कंसंट्रेशन 0 तो कंडक्टेंस भी 0। ये 0.1 m, 0.2 m, 0.3 m, 0.4 m और ये रहा 0.5 m। अभी कंसंट्रेशन कितना है? 0.5। तो 0.5 पर इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो कंडक्टेंस होगा। आप ये बताइए कि ये कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा? अभी बहुत कम होगा, इसलिए क्योंकि अभी हम डाइल्यूट इसको किए नहीं हैं और यह वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जहाँ पर आयन की संख्या बेहद कम है। इस वजह से इसका जो कंडक्टेंस होगा अभी बहुत कम होगा। हम इसको ऑलमोस्ट यहाँ पर दिखाते हैं और ये दिखा रहा है कि 0.5 पर कंडक्टेंस मात्र इतना है। अब थोड़ा वाटर मिलाइए और मिलाइए और इसका कंसंट्रेशन घट के हो जाएगा कितना? 0.4। तो हो सकता है अगला पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर थोड़ा और वाटर मिलाइए, थोड़ा और इंक्रीज करेगा। जब ये 0.1 से लेकर 0.2 के रेंज में आता है जहाँ पर कंसंट्रेशन को ज़्यादा ही कम होने लगा है तो इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन सडनली से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में जब तुम इस सभी लाइन को आपस में मिलाओगे तो ये लाइन तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से। और यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, आपको ये कर्व लाइन आ जाएगा। और यहाँ से आप देखिएगा ना इसको आगे बढ़ते हुए तो ये आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये आगे जाके कहाँ पर कट करेगा। आगे जाके लगभग ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये यहाँ पर टच नहीं किया, कट नहीं किया, एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला कि वो एक्स्ट्रा मतलब हम कहाँ कट उसको करें, यानी हम उसको एक्स्ट्रा पॉलिटिंग भी नहीं कर सकते। आप एक्स्ट्रा पॉलिटिंग का मतलब कल समझ चुके थे ना। तो हम जब इसका एक्स्ट्रा पॉलिटिंग भी नहीं कर सकते तब तो ये इम्पॉसिबल है कि हम इसके कंसंट्रेशन को 0 कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकाल सके, जैसा काम कि हम लोग कल कर लिए थे। इनिशियल के केस में क्या था कि यहाँ तक हमको मिला ग्राफ, उसके बाद नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, चलो स्ट्रेट लाइन है, स्केल डालेंगे, मिला देंगे, एक्स्ट्रा पॉलिटिंग से पता चल जाएगा कि उसका कंडक्टेंस कितना है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या 0 कंसंट्रेशन पर ग्राफ के एक्स्ट्रा पॉलिटिंग से निकाला जा सकता है, लेकिन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन या 0 कंसंट्रेशन पर ग्राफ के एक्स्ट्रा पॉलिटिंग से भी निकाला नहीं जा सकता है, किसी भी हाल में नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि आगे जाके ये लाइन पैरेलल हो गया, ये कहाँ जाके टच करेगा इसका कोई अंदाज नहीं है।
अरे वो तो अंदाजे पर न मिला दिया था। एक्स्ट्रा पोलेटिंग का मतलब अंदाज पर मिला देना। वो ग्राफ हम लोग देखें कि लाइनिंग बना हुआ, चलो ठीक है मिला देते हैं, लेकिन यहाँ तो हम यहाँ अंदाज भी नहीं कुछ लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक समस्या उत्पन्न हो गई जहाँ पर हम ये क्वेश्चन मार्क रह गया कि आखिर हम कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को निकालेंगे, किस चीज़ पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कंसंट्रेशन पर। समझ में आई? ये ग्राफ समझ में आया? अब इसी समस्या के समाधान के लिए एक नियम हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है कलरास लॉ। कलरास लॉ पढ़ेंगे, उसमें आपको एक नियम के तहत, एक लॉ के तहत आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पर भी निकाला जा सकता है कैसे। लेकिन ये हमको लगता है आज हो नहीं पाएगा, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। फिलहाल अभी आप इसको उतारिए, ग्राफ बनाइए, ग्राफ की बातों को लिखिए, फिर अभी बहुत सारा काम बाकी है। कलरास हम आपको देखिए, हम आपको सिर्फ ये बता दिए हैं कि आगे जब आप कलरास लॉ पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, कलरास लॉ हमको क्यों पढ़ना पड़ता है, कलरास लॉ पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो जब कलरास लॉ आएगा तब देखेंगे। अभी यहाँ की और भी जो बातें हैं उसको चेक कीजिए, क्योंकि कलरास लॉ फिर जब चलेगा तो फिर उसका बात अलग हो जाएगा, संबंधित, लेकिन वो इसी से है। लिखेंगे कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट जीरो कंसंट्रेशन, at zero concentration or infinite dilution, zero concentration or infinite dilution cannot be determined by extrapolating of graph, extrapolating of graph, extrapolating नहीं, extrapolating of graph होता है। आगे अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए जो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछता है। पहले उसको समझ लो, बाद में तुम जवाब खुद दे दोगे। ये एक सॉल्यूशन है NaCl का। अभी तक हम इसके कंडक्टेंस पर बात कर रहे थे ना। मान लीजिए इसका शुरू में कंडक्टेंस C1 है, कोई दिक्कत है इसमें? अब हम इसमें थोड़ा वाटर यदि मिला दें तो इसका कंडक्टेंस थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाएगा और मान लीजिए इसका कंडक्टेंस हो गया C2। तो ये सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हुआ। अब फिर से सुनिए,
शुरू में जब कंडक्टेंस C1 था, जिस समय हम पानी इसमें मिलाए नहीं थे, हम उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय यदि हम इसका 1 ml निकाल लें और इस 1 ml का कंडक्टेंस चेक करें, तो इसी को ना हम लोग K1 स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे, क्योंकि कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब बताइए, पानी मिला लेने के बाद, जब इसका कंडक्टेंस C2 था, पानी मिला लेने के बाद अब फिर से हम मिलाने के बाद 1 ml फिर से निकालते हैं, और अब इसके कंडक्टेंस को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या कहेंगे? K2। 1 ml का जब भी तुम कंडक्टेंस निकालोगे तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। आप बताइए कि K1 और K2 में कौन बड़ा होगा? K1 बड़ा होगा, K1 बड़ा होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे? इसका जवाब सुनिए। यहाँ पर जब आप 1 ml निकाले थे, जब आप पानी नहीं मिलाए थे, तो इस 1 ml में Na+ और Cl- की संख्या, और जब आप पानी मिला के तब 1 ml निकाले तब Na+ और Cl- की संख्या, बताइए 1 में ज़्यादा होगा या 2 में ज़्यादा होगा? 1 में ज़्यादा होगा। यानी जब 1 ml में आयन की हम बात करते हैं तो डाइल्यूशन के बाद आयन की संख्या बहुत ज़्यादा घट गया होगा, और आयन का संख्या यदि बहुत ज़्यादा घट गया होगा तो वैसी स्थिति में उसका कंडक्टेंस भी 1 ml का कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का बढ़ गया होगा, लेकिन 1 ml का कंडक्टेंस घट गया होगा। इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाएंगे उसका कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता चला जाएगा। क्या समझे बात को? इसी बात को आप लिख लीजिए। अच्छा, इसका रीजन क्या है? Why specific conductance of electrolytic solution of any electrolytic solution decreases on dilution or decreases with increase in volume? क्या रीजन है इसका? हम क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि कंडक्टेंस बढ़ गया था लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट गया डाइल्यूशन के पश्चात, क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा आयन होगा और बाद में डाइल्यूशन के बाद यूनिट वॉल्यूम में कम आयन होगा। और एक बात सुन लीजिए आप, कंडक्टेंस जब तुम निकालोगे नॉर्मल कंडक्टेंस, तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर होगा, चाहे वो डाइल्यूट करने के पहले का रहा हो या डाइल्यूट करने के बाद का। डाइल्यूट करने के बाद का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, डाइल्यूट करने से पहले वॉल्यूम थोड़ा कम रहा होगा। लेकिन जब तुम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करोगे तो तुमको तो हमेशा 1 ml वॉल्यूम पर ना काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो यूनिट वॉल्यूम पर डिफाइन होता है ना। इसीलिए ऐसा होता है कि कंडक्टेंस तो बढ़ता है लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ आयंस। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। दोनों में बढ़ा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्लोली और वीक इलेक्ट्रोलाइट में रैपिडली। तो हम सिर्फ बढ़ना बोल देते हैं, हम बोले हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन increases on dilution, but a specific conductance decreases on dilution, but a specific conductance decreases on dilution due to decrease in total number of ions, due to decrease in total number of ions in
यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इस टॉपिक में एक बात बचा रह गया। क्या बचा रह गया? कंसंट्रेशन के इफेक्ट में एक चीज़ बचा रह गया, और वो ये कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। ये बाद में निकालना सीखेंगे, पहले टेम्परेचर का इफेक्ट देख लीजिए। इसको आज ख़त्म कर देते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उस बात को समझाने में। लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट दूसरा है ये, सुनो। पहला तुम लिखे हो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टेंस। लिख लिए? इधर देखिए। अब इसमें थोड़ा सा वाटर हम लोग लिए और NaCl का कुछ अमाउंट डाल दिए। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसका कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगा। अभी मान लीजिए ये ठंडा है और इसका कंडक्टेंस हम कुछ निकाल के लिख लिए। अब क्या करेंगे? हम इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद दोबारा इसका कंडक्टेंस चेक करेंगे कि अब इसके कंडक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखिएगा इसका कंडक्टेंस बढ़ जाता है। काहे बढ़ता है? इसका रीज़न सुनिए। गर्म करने से इसके आयन की संख्या पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गर्म, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना जी, पहले से ऑलरेडी ये 100% डिसोसिएट है। तो गर्म करने से आयन की संख्या तो बदलने वाली है नहीं। बदलेगा क्या? बदलेगा वेलोसिटी। क्यों बदलेगा? आप उसको गर्म कर रहे हैं, आयन का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। अरे भाई, सॉल्यूशन में खलबली मच जाएगा जी गर्म होने पर। तो वहाँ पर आयन का वेलोसिटी यदि तेज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो निश्चित है कि उसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि हम तो पहले पढ़ चुके हैं कि कंडक्टेंस निर्भर करता है वेलोसिटी पर। वेलोसिटी के बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है। तो ये बात हुआ किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। अब एक बार थोड़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट पर विचार कीजिए। इसी के जगह पर यदि हम CH3COOH ले लें, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें दो गो बात होगा। CH3COH तो कम टूटता है ना, आप उसको गर्म करेंगे तो ज़्यादा टूटने लगेगा। जैसे ही आप उसको गर्म कीजिएगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बढ़ जाएगा। जो पहले मान लो 2 गो टूटा हुआ था, गर्म करने के बाद हो सकता है 30 गो टूट जाए, और आयन की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो गर्म करने पर दो तरफा झटका यहाँ पर लगेगा। एक तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ने से टोटल नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएगा, और दूसरा वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। चूँकि आप गर्म कर रहे हैं तो आयन का तो वेलोसिटी बढ़ेगा ही। तो आपको ऐसा नहीं लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टेंस स्लोली बढ़ेगा। लेकिन यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में टेम्परेचर के इफेक्ट को देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ने से आयन बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ आयन बढ़ेगा, और इस स्थिति में ऐसे सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वह रैपिडली बढ़ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? एक और बात होगा टेम्परेचर से, जो आयन के वेलोसिटी को थोड़ा और तेज कर देगा। आप किसी भी लिक्विड को गर्म कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिए हमारी बात को। आप किसी भी लिक्विड को गर्म कीजिएगा तो आपको पता है उस लिक्विड का विस्कोसिटी घट जाता है। लिक्विड का विस्कोसिटी सुनने में आया है कभी? जो लिक्विड, जैसे इसमें कोई लिक्विड है, मान लो 1 गिलास पानी भरा हुआ है, तो वाटर का एक लेयर होगा, दूसरा लेयर होगा, तीसरा लेयर होगा, चौथा लेयर, बहुत सारा लेयर मिलके ही ना गिलास भरा होगा। लिक्विड में 2 एडजेसेंट लेयर के बीच के फ्रिक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। यह एक फिजिक्स का टर्म है। आप यदि नहीं इसके बारे में डिटेल में जानते हैं तो आप अपने फिजिक्स के टीचर से एक बार बात कर लीजिएगा। ये मत कह देना कि हम पूछवाए हैं, तो जानकारी के लिए पूछ लेना कि सर विस्कोसिटी क्या होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ ना विस्कोसिटी क्या होता है। 1 गिलास पानी है या कोई भी लिक्विड है, किसी भी लिक्विड में 2 एडजेसेंट लेयर जो होता है ना, उस लेयर के बीच का फ्रिक्शन होता है। ये फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उस लिक्विड में किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट उतना ही कम होगा। आपको हम एक बात प्रैक्टिकली बताते हैं।
घर में खाना बनते हुए तो लगभग सब देखा होगा, सब्जी बनते हुए देखे हो। कढ़ाई में जब सरसों का तेल डाला जाता है तो जिस समय तेल डालते हैं, जिस समय डब्बा से गिर रहा होता है सरसों का तेल, उस समय आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है वह, और उसी को थोड़ा गर्म कर दीजिए जीरा डालने से पहले। अरे हम भी तो किए हैं ये सब, पटना में 7 साल किए हैं। तो उस समय आप देखिएगा कि वो जो लिक्विड, मतलब वो जो सरसों का तेल है, वो थोड़ा आपको पतला नज़र आएगा। क्या आप ऐसा फील किए हैं कभी? एक्चुअल में थोड़ा पतला हो जाना और थोड़ा गाढ़ा होना, एक हाईली कंसनट्रेटेड लगता है, दूसरा लगता है कि कंसंट्रेशन लो हो गया, लेकिन वास्तव में उसका कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्योंकि कंसंट्रेशन पर तो इफेक्ट तब पड़ेगा ना जब हम सॉल्वेंट मिला के उसको पतला करें। क्या बात समझ में आ रही है हमारी? एक्चुअल में वहाँ कंसंट्रेशन नहीं बदला है, फिर भी आपको दिखेगा कि एक पतला था दूसरा गाढ़ा था। एक्चुअल में उस लिक्विड का विस्कोसिटी घट गया है। विस्कोसिटी घटने से वो लिक्विड वाटर के तरह मूव करना स्टार्ट कर देता है, मतलब सरसों का तेल। और उसी सरसों के तेल को जब आप ठंडा करके हिलाइए डुलाइए तो लगेगा कि वो कढ़ाई को पकड़ रहा है। यही विस्कोसिटी, ये एक्सपेरिमेंटल बात है जो आप, जिस बात से आप इस बात को समझ सकते हैं कि विस्कोसिटी क्या है। तो विस्कोसिटी अब देखिए, यदि वो सरसों का तेल ठंडा है, उसमें पार्टिकल का मूवमेंट, और यदि उसी को हम गर्म करके उसके विस्कोसिटी को कम कर दें, तब पार्टिकल का मूवमेंट किस केस में ज़्यादा होगा? जब विस्कोसिटी कम हो जाएगा गर्म होने के बाद। तो यहाँ से फाइनली हम कह सकते हैं कि, लिखो नीचे, बोलेंगे कितना, लिखो डायरेक्ट, बात को सब समझ गए हो ना? लिखिए, when temperature of electrolytic solution increases, when temperature of electrolytic solution increases, then viscosity of solution, then viscosity ऐसे लिखाता है, then viscosity of solution, विस्कोसिटी में एस होता है कि सी होता है? एस होता है। देन विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, then viscosity of electrolytic solution decreases and hence, नहीं रुको, एक मिनट रुको। when temperature of electrolytic solution increases, then viscosity of solution decreases and kinetic energy of ions increases, and kinetic energy of ions increases. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगा। एंड हेंस कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड हेंस कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन increases with increase in temperature, and hence conductance of electrolytic solution increases with increase in temperature. हो गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अभी देखो, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का चर्चा नहीं ना किए, अब इसी में हम एक दूसरा एरो दे के लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले सुन लीजिए। हम कहेंगे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, degree of ionization of weak electrolyte increases with increase in temperature, hence total number of ions in the solution increases. Due to increase in temperature, velocity of ion also increases, hence conductance of weak electrolytic solution increases rapidly with increase in temperature. समझे हम क्या क्या बोल गए? लिखिए, in case of weak electrolyte, in case of weak electrolyte, comma, degree of ionization increases, degree of ionization, degree of ionization increases
with increase in temperature. Degree of ionization increases with increase in temperature, and hence total number of ions in the solution increases, and hence total number of ions in the solution increases. Full stop. Velocity of ion also increases with increase in temperature. अब देखो टेम्परेचर तो दोनों तरह से फेवरेबल हो गया, आयन को भी बढ़ा दिया और आयन के वेलोसिटी को भी बढ़ा दिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस रैपिडली बढ़ता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हेंस वी कैन से दैट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन increases rapidly with increase in temperature. हो गया, लिख लिए। अगला पॉइंट दीजिए, लास्ट पॉइंट है ये। अब थोड़ा सा हम बात कर लें स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। एक बात बताइए, वहाँ पर हम पानी उनी मिला देते थे तो 1 ml में आयन की संख्या बढ़ घट जाती थी, यही ना होता था। इस बार क्या होगा, जैसे आप NaCl लीजिएगा तो यहाँ NaCl लेने के बाद क्या कीजिएगा, गर्म करने से पहले 1 ml निकाल लीजिएगा और गर्म करने के बाद 1 ml निकाल लीजिएगा। आयन की संख्या पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो बदल जाएगा। गर्म करने से पहले आयन की वेलोसिटी कम होगी और गर्म करने के बाद आयन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और यदि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक का केस लेते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फिर यही बात रिपीट हो जाएगा जो अभी रिपीट हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ेगा, जबकि वहाँ याद कीजिए डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस तो बढ़ जाता था लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाता था। तो यहाँ हम कह सकते हैं कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ बोथ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। यदि आप डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन के केस में तो वहाँ पर दोनों स्थिति में कंडक्टेंस घटता है। लिखिए नीचे तो देखिए, यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आएगा और घुमा देगा तुमको। लिखिए कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ both strong electrolytic and weak electrolytic solution increases with increase in temperature। अगला स्टार लगा के हेडिंग डाल दीजिए। कोलरास लॉ। हम लोग यहाँ पर इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग ये बात कह सकते हैं कि सिंस कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन
at infinite dilution or zero concentration cannot be measured by extrapolating of graph. Hence, Kohlrausch give a new law to calculate conductance of this type of solution. The law is law आगे लिख लेंगे, जो भी होगा वो बात कर लेंगे. 2 दिन और लगेगा इसको समझने में, ठीक है. कल हम बाकी सब बात करेंगे. Peace.